नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग पहले ही ये सीरीज शुरू कर चुके हैं जिसमें घटनासार मैगजीन का निचोड़ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम के दूसरे हिस्से को कंप्लीट करेंगे। इसका एक हिस्सा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसी वीडियो के साथ आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, लगभग 26 दिन ही शेष बचे हैं, इसलिए जी तोड़ पढ़ाई करिए। एक तरफ ठंड भी बढ़ गई है तो रजाई अपनी ओर आपको खींचेगी, पढ़ाई अपनी ओर खींचेगी, द्वंद्व में आके सो मत जाना। इसलिए निरंतर लगे रहिए। खान पान ठीक करिए, बाहरी चीज़ों से थोड़ा परहेज कीजिए ताकि कहीं बीच में बीमार न पड़ जाएं। आगे बढ़ते हैं। कई लोगों का कहना था कि इसको नोट्स फॉर्मेट में, मतलब हैंड रिटन फॉर्मेट में कंप्लीट कराया जाए। उसको ना कराने के पीछे तर्क यह है कि हैंड रिटन कंटेंट देने में समय लगता है और दूसरा ये करंट अफेयर्स है। दोस्तों, करंट अफेयर्स है, ये एक समय के बाद जो है बेकार इनवैलिड हो जाएगा, इसलिए ये उपलब्ध नहीं करा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिलक्यारा सुरंग, पहला क्वेश्चन कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किस जिले में? तो उत्तरकाशी जिले में। किस राजमार्ग पर? तो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जो कि चार धाम कॉरिडोर का एक हिस्सा है। चार धाम आप लोग जान ही रहे हैं। इसमें 41 निर्माण श्रमिक जो थे वो फंस गए थे, लगभग 17 दिनों तक फंसे रहे। 28 नवंबर को इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने अथक प्रयास किया और इस प्रक्रिया में आपने एक शब्द सुना होगा, आर्गर मशीन। आगर मशीन या आर्गर मशीन जो है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि खंबे लगाने वाला ट्रैक्टर देखा होगा तो उसमें एक इस तरह का बर्मा टाइप का रहता है, वो नीचे जाता है और जो मृदा है, जो मिट्टी है, वो ऊपर निकल आती है और छेद होता चला जाता है। ठीक इसी प्रोसेस को आर्गर मशीन के जरिए कंप्लीट किया गया। तो आर्गर मशीन के जरिए जो है खुदाई हुई, उसकी मलबे को बाहर निकाला गया, जो कि सुरंग बनाने के दौरान गिर गया था और गिरने के चलते मजदूर फंस गए थे। आप लोग बखूबी इसको जान रहे होंगे, खूब चर्चा में रहा था। रैट होल माइनिंग की बात करें दोस्तों, ये एक टर्म जो है चर्चा में रहा है। रैट माइनर, जो रैट होल माइनिंग की क्रिया में संलग्न रहते हैं, उनको रैट माइनर कहा जाता है। रैट मतलब चूहे की तरह कुदरना। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने कच्चे घर की आंगन और दीवारों को पीली मिट्टी से पोतने या फिर लीपने के लिए रैट होल माइनिंग की? एक तरह से ये भारतीय जुगाड़ है। खुरपी, तसला, फड़वा लेके जो है कई लोग जो हैं आप में से गए होंगे और मिट्टी खोद के लाए होंगे। तो वो जो नीचे घुस के सुरंग बनाई जाती है, गड्ढा खोदा जाता है, उसी को रैट होल माइनिंग कहते हैं। तो रैट होल माइनिंग आप लोग समझ गए होंगे। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, किसके द्वारा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। 2010 में स्थापना हुई थी। काम क्या था? पर्यावरणीय मुद्दों पर तेजी से सुनवाई करके उनका निपटारा करना। सिलक्यारा सुरंग दोस्तों, 12 नवंबर को ये जो मजदूर थे 41, ये फंस गए थे। 12 नवंबर को दोस्तों, जब देश दिवाली मना रहा था, तब इनकी दिवाली जो है वो काली हो गई थी। उत्तराखंड में स्थित सिलक्यारा वेड या सुरंग जो है वो चार धाम कॉरिडोर का हिस्सा है, जो कि ऑल वेदर रोड परियोजना है। मतलब सभी मौसमों में यह परियोजना जो है वो चालू रहेगी। सिलक्यारा सुरंग की लंबाई आपको याद रखनी है 4.5 किलोमीटर। इसका निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो नवयुग लिमिटेड। और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में इंटरनेशनल टर्निंग एक्सपर्ट ऑस्ट्रेलिया के हैं। उनका नाम क्या है? अर्नाल्ड डिक्स, जिनको दुनिया का शीर्ष सुरंग निर्माण विशेषज्ञ कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, एक IIL द्वारा बच्चों के लिए खसरा और रूबेला जो कि बीमारी है, उससे निपटने के लिए मोबेला नाम का एक वैक्सीन लॉन्च किया गया है। इस वैक्सीन को वियतनाम ने बनाया है और इसके साथ ही IIL, जो कि भारत का एक संस्थान है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसने मिलकर बनाया है, याद रखिएगा। यह विश्व स्तर पर लगभग 1 लाख बच्चों की जान लेने वाले घातक खसरे और रूबेला जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। बात करें IIL की, तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। ऐसे समय में की गई थी जब स्वदेशी टीकों की आवश्यकता खूब थी। 1998 में IIL ने भारत का पहला सुरक्षित रेबीज वैक्सीन किस नाम से बनाया? अभय रब। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अभय रब भारत का पहला रेबीज वैक्सीन है। अभय रब जो है वर्तमान में दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एंटी रेबीज वैक्सीन है। रेबीज आप सभी जानते हैं विषाणु जनित बीमारी है, कुत्ते के काटने से होती है। तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, तो तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? सामिया सुलूहु हसन।
सामिया सुलूहु हसन जो हैं दोस्तों अक्टूबर 2023 में भारत की यात्रा पर रहीं। तंजानिया की राजधानी की बात करें तो डोडोमा जो है वो तंजानिया की राजधानी है, अफ्रीकी देश है। और सामिया सुलूहु हसन जो हैं इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिएगा, पहली फीमेल राष्ट्रपति को मैं RPT लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत हुई और कई मुद्दों पर बातचीत हुई गर्म जोशी के साथ। तो यहाँ पर इस बातचीत के दौरान जंजीबार में IIT मद्रास परिसर की स्थापना की गई। किसी IIT के देश के बाहर किसी अन्य देश में स्थापित परिसर की यह पहली घटना है, यह पहला अवसर है जब देश के बाहर किसी IIT का परिसर स्थापित किया गया। कहाँ? तंजानिया के जंजीबार में, जो कि लौंग के लिए प्रसिद्ध है, जंजीबार। इसी के साथ दोस्तों तो तंजानिया ने क्या किया, भारत की इस पहल के लिए प्रशंसा की। इसके साथ ही तंजानिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तथा ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने के निर्णय को भारत ने स्वागत किया। तंजानिया इनमें शामिल हुआ है तो भारत ने इसका स्वागत किया है। बात करें ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की तो G20 समिट के दौरान भारत ने इसको लॉन्च किया था। और बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तो ये भारत के द्वारा शुरू किया गया एक गठबंधन है जिसमें ऐसे देश शामिल हैं जो तेंदुआ और जगुआर, प्यूमा, स्नो लिपर्ड ये सब और ये चीता, ये सब जो हैं दोस्तों बिग कैट की श्रेणी में आते हैं। तो इन्हीं को संरक्षित करने के लिए जो प्रयासरत देश हैं उन्हीं का संगठन है। कौन सा? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको भारत ने स्थापित किया। ऐसा ही एक और अलायंस है दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो भारत और फ्रांस, इंडिया और फ्रांस की संयुक्त पहल है। 2015 में शुरू किया गया था, स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? गुरुग्राम, ये गुड़गांव का नया नाम है, गुरुग्राम। और 2015 में ये स्थापित हुआ और इसमें हाल ही में 95वां देश शामिल होने वाला कौन बना है? तो चिली बना है, याद रखिएगा। चिली है कि अर्जेंटीना, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे संशय है, संभवतः चिली ही होगा। आतंकवाद के विभिन्न स्वरूपों की निंदा की गई और इसी यात्रा के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये JNU द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित की जाने वाली वह पहली महिला हैं, याद रखिएगा। पुरुष तो कई सम्मानित किए लेकिन महिला पहली हैं। भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में, यहाँ पर अक्सर युद्धाभ्यास होते हैं इसीलिए ये चर्चा में रहता है बकलोह। यहाँ पर भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, उन्होंने इस टनल का उद्घाटन किया। इस टनल में दोस्तों क्या होगा, जो सैनिक ऊंचाई से छलांग लगाते हैं उनके लिए एक विंड टनल है, तो हवा का एक स्तंभ बनाया गया है जिसमें छलांग लगा के इनको ठीक वैसा ही अनुभव होगा जैसा अनुभव किसी हेलीकॉप्टर से ऊंचाई से कूदने पर होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें चोट वगैरह नहीं लगेगी, अगर बाई चांस कोई भूल हो जाती, चूक हो जाती तो चोट नहीं लगेगी। तो ये अभ्यास के लिए टनल स्थापित की गई है, देश की पहली टनल है। फिर भारत संयुक्त राष्ट्र की संस्था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सदस्य बना है। भारत कमीशन का सदस्य तो पहले ही बन चुका है, यहाँ पर इन्होंने गलत टाइप किया है। संयुक्त राष्ट्र की ये संस्था है, यह खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण करने वाला निकाय, जैसे भारत में फसाई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक वैसे ही इंटरनेशनल पर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है। तो भारत जो है इसका सदस्य तो पहले से ही बना हुआ है, लेकिन इसकी जो समिति है उसमें एक सदस्य बन गया है जो कि एशिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। CAC कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की रोम में आयोजित हुई बैठक में भारत को इस कमेटी का सदस्य जो है बनाने का निर्णय लिया गया। एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली कमेटी में इसको चुना गया। सदस्य भारत इसका 1964 में बन गया था। 1963 में CAC की स्थापना हुई थी, जिसमें वर्तमान में 188 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें शांति निकेतन की तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है शांति निकेतन, और यहीं शांति निकेतन में ही विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी।
याद रखिएगा। इसके साथ ही कर्नाटक में होयसल के पवित्र समूह, मंदिर समूह, जिनमें बेलूर, हेलविड और सोमनाथपुर मंदिर आते हैं, इनको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर दोस्तों आपको कई बार बताता हूँ, यूनेस्को का डिस्को कहाँ, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इन्हें शामिल करने का निर्णय यूनेस्को ने कहाँ पर लिया, तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, वहाँ पर इसकी 45वीं बैठक हुई सितंबर 2023 में। तो वहीं पर इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। और इसी के साथ ये 2 स्थल जो हैं शामिल होने के बाद भारतीय स्थलों की कुल संख्या 42 हो गई है, जिनमें 34 जो हैं वो सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। ठीक है, कैसे याद रखना, 1 मिश्रित है, कई जो है मिलके, कई घटक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, 1 का। तो 1 मिश्रित है और 7 प्राकृतिक हैं। 7 जो है काफ़ी पवित्र अंक माना जाता है, प्राकृतिक अंक माना जाता है, इस तरह से जोड़ के इसको याद रखिएगा। बाकी 34 आप 42 में से घटा के निकाल लेंगे 8। इससे पूर्व यूनेस्को ने तेलंगाना में वारंगल स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या फिर कहें रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर को रामप्पा मंदिर और गुजरात के धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल सूची में 2021 में शामिल किया था। धौलावीरा जो है दोस्तों वो 40वां था, याद रखिएगा। शांति निकेतन की बात करें तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता से दूर वीरभूमि जिले में स्थित है। कोलकाता आप छोड़ दीजिएगा, शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर किसी वीर से कम नहीं थे, ऐसे याद रखिएगा। जिसे विश्व भारती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थित है, जिसे इसी वर्ष जो है दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज घोषित किया गया। किसको, विश्व भारती विश्वविद्यालय को। कहाँ स्थित है, शांति निकेतन में। क्योंकि इसकी प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो इसीलिए शांति निकेतन को कभी कभी विश्व भारती भी कह दिया जाता है। होयसल के मंदिरों की बात करें दोस्तों, तो दक्षिण भारत में होयसल एक प्राचीन राजवंश था, जिसने 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक 317 वर्ष तक शासन किया। इनकी पहली राजधानी वेलूर थी, जिसको जो है इन्होंने बाद में स्थानांतरित करके हेलविड बना दिया। तो हेलविड अक्सर क्वेश्चनों में पूछ ली जाती है। वर्तमान में यूनेस्को की विरासत सूची में कुल कितने स्थल शामिल हैं, तो 1199 स्थल शामिल हैं। किस देश के सर्वाधिक स्थल शामिल हैं, याद रखिएगा, सर्वाधिक हैं इटली के 59। उसके बाद दूसरा स्थान है चीन का 57 और भारत का आपको बता ही दिया है 42 स्थल शामिल हैं। तो पहले और दूसरे विशेष रूप से याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना ने अपना नया ध्वज लॉन्च कर दिया, कब, 8 अक्टूबर 2023 को। 8 अक्टूबर को ही दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, वायुसेना दिवस। और इसी दिन जो है दोस्तों प्रयागराज में जो है एयर शो का आयोजन किया गया। वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह नया ध्वज जो है प्रदान किया गया। अनावरण इसका किसने किया, वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल BR चौधरी। इनका नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो BR चौधरी। ठीक है, वायु में भी वाह है पहले और बी में भी पहले वाह आता है, तो ये जो वी है इसको वाह से जोड़ दीजिएगा। प्रयागराज में बमरौली स्थित वायुसेना के मध्य कमान मुख्यालय में इस ध्वज का अनावरण जो है BR चौधरी ने किया। यह ध्वज नीले रंग का है, इस पे अशोक स्तंभ बना है, इसके साथ ही शेर बना है और इसी पर एक हिमालयी ईगल बनी है। याद रखिएगा, नीला रंग का झंडा है, नीले रंग का अशोक स्तंभ है, शेर है और हिमालयी चील या फिर ईगल बनी हुई है। और इस पर वायुसेना का आदर्श वाक्य भी लिखा है, नभा स्पर्श दीप्तम। इन्होंने पूरा ईगल भी जोड़ दिया था, लेकिन ईगल नहीं है, आदर्श वाक्य इतना ही है, नभा स्पर्श दीप्तम, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और ये जो आदर्श वाक्य है ये भगवत गीता से लिया गया है, जिसका अर्थ है वैभव के साथ आकाश को छुओ, टच दी स्काई विद ग्लोरी। और इसके साथ ही तिरंगा झंडा भी इस पर बाएं कोने पर बना हुआ है। 72 वर्ष बाद वायुसेना को नया ध्वज प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। इससे पहले अंग्रेजों द्वारा जो ध्वज बनाया गया था वही चल रहा था। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन, काहे के लिए, जन्म और मृत्यु से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर जो डेटाबेस है उसको पारदर्शी तरीके से तैयार करने के लिए यह संशोधन किया गया है। यह संशोधन जो है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विधेयक अधिनियम 2023 के नाम से
जाना जा रहा है, जो कि अब एक्ट बन गया है। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसको मंजूरी, विधेयक को मंजूरी राष्ट्रपति ने कब प्रदान की? तो 12 अगस्त 2023 को, 12 अगस्त 2023 को। इससे पहले जो 3 आपराधिक कानून, नए कानून बनाए गए, उनको मंजूरी कब दी? तो 25 दिसंबर को, ये भी याद रखिएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया गया, ये भी याद रखिएगा। किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया गया है। तो इससे क्या होगा? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा संचालित नागरिक पंजीकरण प्रणाली का उपयोग जो है नए सर्टिफिकेट को बनाने में किया जाएगा। इस अधिनियम से नागरिक पंजीकरण प्रणाली को बेहतर करके धोखाधड़ी, आधार वगैरह लोग फर्जी बनवा लेते हैं, हेरा फेरी और इत्यादि घटनाओं पर अंकुश लगेगा। इसके साथ ही कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को जो पात्र हैं उन तक पहुंचाने में आसानी होगी। कुल मिला के पारदर्शिता स्थापित की जा रही है। और 7 दिन में जो है दोस्तों, अप्लाई करने के बाद अधिनियम में यह प्रावधान है कि 7 दिन में सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो कभी कभी ये समय सीमा भी पूछ ली जाती है। अब बात करें चंद्रयान 3 की। भारत ने इतिहास रच दिया, आप सब खूब समझे होंगे इसको। अमेरिका, चीन और सोवियत संघ के बाद चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने वाला भारत चौथा देश बन गया है। याद रखिएगा, ये देशों का क्रम भी एकदम आपको रट लेना है। अमेरिका, चीन, फिर सोवियत संघ, जो कि अब रूस के नाम से जाना जाता है। भारत चौथा देश बन गया है। लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा कारनामा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है, ये भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया? तो 14 जुलाई 2023 को। कहां से? श्रीहरिकोटा से। किस रॉकेट का इस्तेमाल किया? तो LVM-3 Mark 4 MK4, LVM-3 M4। तो यहाँ 3 से पहले कितने अल्फ़ाबेट हैं? 3। तो इसीलिए यहाँ पर 3 लगा है। याद करने का लॉजिक बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जामिनर भ्रमित ना कर पाए। और 3 के बाद क्या आता है? 4। तो M के बाद 4 लगा है। तो LVM-3 M4 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। इसमें एक लैंडर है और एक रोवर है। लैंडर का नाम क्या है दोस्तों? विक्रम। और रोवर का नाम है प्रज्ञान। जो चंद्रमा की सतह पर घूम घूम के अर्जित करे ज्ञान, उसका नाम है प्रज्ञान। तो अब कंफ्यूज नहीं होंगे। रोवर आप सभी जानते हैं घूमने फिरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो घूमने फिरने वाला ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए रोवर कहते हैं। तो ये घूम के अर्जित करेगा ज्ञान, उसका नाम है प्रज्ञान। तो प्रज्ञान और विक्रम आप लोग समझ गए होंगे और बखूबी समझ भी रहे होंगे। खूब चर्चा में रहने वाला टॉपिक है। लैंडिंग के समय प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ थे? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहा था, वहां पर हिस्सा ले रहे थे। मोदी जी ने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए इस दिवस को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। तो जिस दिन लैंडिंग हुई, मतलब 23 अगस्त, उसी दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है। याद रखिएगा, नेशनल स्पेस डे। लैंडर जो है विक्रम चंद्रमा से जिस स्थान पर टकराया उसका नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। और जिस स्थल पर लैंडर जो है वो उतरा, स्थापित हुआ, उसको कहा गया है शिव शक्ति पॉइंट। तो ये दोनों टर्म भी याद रखिएगा, तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान 3 के प्रमुख भाग क्या क्या थे? प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल जो कि विक्रम था, और तीसरा था रोवर। प्रोपल्सन मॉड्यूल आप सभी जानते हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल, इसमें इंजन वगैरह लगे रहते हैं जो कि जो लैंडर और रोवर हैं उसको दिशा प्रदान करते हैं। इस पर एक वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छे से उसमें समझाया था। इसरो का जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ से इस मॉड्यूल को किधर ले जाना है, वो दिशा जो है सेंटर से ही निर्धारित हो रही थी, इसी मॉड्यूल के माध्यम से। अब क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि किस दिन चंद्रमा की कक्षा में प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर मॉड्यूल प्रवेश किया? तो 17 अगस्त को। तो याद रखना है 14 जुलाई, फिर 17 अगस्त और अंत में 23 अगस्त। 23 अगस्त, तीनों डेट याद रखनी है। लैंडिंग के पश्चात सौर पैनल द्वारा संचालित 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर चलने लग गया। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी में ही पूछा गया है कि रोवर में कितने पहिए लगे हैं? तो 6 पहिए लगे हैं, याद रखिएगा। चंद्रयान 3 को एक चंद्र दिवस, जो कि पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर है, उसके लिए डिजाइन किया गया था। और इस दौरान, एक चंद्र दिवस के दौरान, चंद्रयान 3 ने सल्फर और ऑक्सीजन की पुष्टि
कि चंद्रमा की सतह पर सल्फर और ऑक्सीजन होने की पुष्टि की। इसके साथ ही वहां पर जल होने की संभावना की भी पुष्टि की। 14 दिन की अवधि के समाप्त होने पर प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की जो रात की स्थिति है उसमें सर्वाइव करने में असफल रहा, और जहां तापमान बहुत ही कम था -133 डिग्री। ये फैक्ट नहीं याद रखना है, बस आप ये याद रखिए कि ये जो है पुनः सक्रिय नहीं हो पाया। जब रात हुई तो उसके बाद पुनः सक्रिय नहीं हो पाया, लेकिन इसने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया, चंद्रयान 3। तो अब आप सोच रहे हो कि अभी भी वहां से कोई सूचना मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। जो कुछ भेजना था उसने उन्हीं 14 दिनों में भेज दिया, मतलब एक चंद्रमास में, एक चंद्र दिवस में, जो कि 14 पृथ्वी दिवस के बराबर है। बिहार में जातिगत जनगणना या फिर जातिगत गणना हुई, उसके आंकड़े जारी किए गए। पहला क्वेश्चन, भारत में जातिगत जनगणना कराने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो बिहार। 2 अक्टूबर को आंकड़े जारी किए गए और इसमें कहा गया कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 13,07,25,310। बिहार वाले इस वाले फैक्ट को विशेष रूप से याद रखें। बाकी अदर स्टेट वाले यही याद कर लें कि कितनी, मतलब कौन सा राज्य है जिसने जातिगत जनगणना करवाई। फिर कहा गया है कि बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो 12,53,53,688। और कहा गया है कि बिहार से बाहर रहने वाले लोग कितने? तो 53,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 53,72,022 जो लोग हैं वो बाहर रह रहे हैं। तो ये वाला आंकड़ा जो है विशेष रूप से याद रखिएगा। एक ये, और दूसरा कितनी आबादी है। गणना में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी पाएगी? 953, मतलब लिंगानुपात। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ये सब बिहार वालों के लिए है। और इस जनगणना में पाया गया कि पिछड़ा वर्ग 27% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो 36% है। अनुसूचित जातियां जो हैं वो 19% हैं। अनुसूचित जनजातियां जो हैं वो 1.68% हैं या फिर 1.7%। अनारक्षित जो हैं वो 15.5% हैं। इस गणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में 82% जनसंख्या हिंदुओं की है, वहीं 18% में अल्पसंख्यक आ जाते हैं। और इन 18% अल्पसंख्यकों में 17.7% जो अल्पसंख्यक हैं वो मुसलमान हैं। बाकी जो 0.3 जो हैं वो सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन हैं, याद रखिएगा। जातियों की बात करें तो सर्वाधिक यादव हैं, दूसरे स्थान पर रविदास हैं, तीसरे स्थान पर कुशवाहा हैं और चौथे स्थान पर ब्राह्मण हैं। सबसे कम जो हैं वो मल्लाह हैं, जिनकी संख्या नगण्य है प्रतिशत में। यह देखिए खाली छोड़ दिया है, माफ़ कीजिएगा। सबसे कम जो है वो कायस्थ हैं, यहाँ पर थोड़ा समझने में भूल हो गई थी। सबसे कम कायस्थ हैं, सर्वाधिक जो है वो यादव हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार जातिगत गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। पूरे देश में कहीं भी 1931 के पश्चात जाति सर्वे के आंकड़े नहीं आए हैं। तो यदि पूछ लिया जाए कि पहले कब जाति संबंधित आंकड़े जारी किए गए थे, तो 1931 में। 18वां G20 शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक सम्मेलन था। दिल्ली में आयोजित हुआ। कब से कब आयोजित हुआ? तो 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच आयोजित हुआ। कहाँ? भारत मंडपम में, जो कि प्रगति मैदान में है। ये एक कन्वेंशन सेंटर है। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। G20 पर एक छोटी सी वीडियो उपलब्ध कराई है, उसको मैं लास्ट में जोड़ दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो वहाँ पर सारे आयाम कवर हो जाएंगे। इसमें बहुत ही सीमित चीज़ें बताई गई हैं। इसमें जो शीर्ष नेता शामिल हुए सम्मेलन में वो कौन कौन थे? जो बाइडन, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खूब चर्चा में रहे, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्डोगन या फिर रेसेप तैयब, और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल, और इसके साथ ही अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्ट फर्नांडीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जो हमारा गणतंत्र दिवस है उस पर चीफ गेस्ट हैं इस बार, जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, सऊदी अरब के प्रिंस जो हैं वो मोहम्मद बिन सलमान, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रमफोसा।
यूक्रेन के मुद्दे के चलते जो भी मतभेद रहा हो, व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन आप सभी जानते हैं रूस के राष्ट्रपति हैं, ये दोनों उपस्थित नहीं रहे। तो ये दो नाम विशेष रूप से याद रखिएगा। इस सम्मेलन में अफ्रीका यूनियन AU जो है G20 का 21वां सदस्य बना है। इसके प्रमुख जो हैं, अध्यक्ष जो हैं वो अजाली उस्मानी या फिर असुमानी हैं, अजाली असुमानी। और इसका जो मुख्यालय है AU का वो इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा, अदिस अबाबा। ये सब चीज़ें इन्होंने नहीं दी हैं। G20 में सदस्य के रूप में शामिल होने वाला ये दूसरा संघ है। इससे पहले का संघ कौन है? यूरोपियन यूनियन, जिसमें 28 देश शामिल हैं। और ये जो अफ्रीकी यूनियन है इसमें कितने देश शामिल हैं? तो 55 देश शामिल हैं, याद रखिएगा। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, WHO के हेड टेड्रोस गैब्रियस और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, IMF की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और WTO की प्रमुख नागोजी ओकोंजा-इवेला इसमें शामिल रहीं। इन सब के हेड आपको याद भी होने चाहिए, WHO, UNO, IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक। खाद्य सुरक्षा, जलवायु, ऊर्जा, विकास, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर जो है इस सम्मेलन में चर्चा हुई। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? तो मोदी जी ने संबोधित किया। सम्मेलन के एक अन्य सत्र में बोलते हुए जलवायु निगरानी के लिए मोदी जी ने G20 उपग्रह का प्रस्ताव रखा। और आप सभी जानते हैं कि इस उपग्रह को लॉन्च कौन करेगा? इसरो ही लॉन्च करेगा। तो ये देखा जाए कि जो भी देश G20 में शामिल हैं उन सब के हित के लिए G20 उपग्रह लॉन्च करने का प्रस्ताव जो है वो मोदी जी ने रखा। ये क्या करेगा? मौसम संबंधी आंकड़े जो है वो जारी करेगा, जिससे सभी देशों को लाभ होगा। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली विकसित करने के लिए भी सम्मेलन में सहमति बनी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक टैक्स सिस्टम स्थापित करने के लिए सहमति बनी। घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। इसमें कितने बिंदु हैं? तो 83 बिंदु हैं। 83 जरूर याद रखिएगा। सम्मेलन से अलग एक कार्यक्रम में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बनाने की घोषणा की गई, याद रखिएगा। आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में अमेरिका, ब्राज़ील, इटली, संयुक्त अरब अमीरात व बांग्लादेश जैसे देश भारत के साथ रहे। एक अन्य कार्यक्रम के तहत भारत व अमेरिका ने चीन की बॉर्डर रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को काउंटर करने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की। याद रखिएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप लोग सभी जानते हैं। चीन जो है इस पहल के माध्यम से अपने व्यापार को सड़क, जल और ट्रेन, रेल इत्यादि मार्गों का इस्तेमाल करके अपने व्यापार को विश्व में फैलाना चाहता है। तो उसी का एक विकल्प जो है भारत और अमेरिका ने घोषित किया। क्या नाम है उसका? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। मिडिल ईस्ट में आप लोग जान ही रहे हैं, इजराइल, जॉर्डन, ईरान, ये देश जो है मिडिल ईस्ट में आते हैं। यूरोप, तो यहाँ तक भारत से जो है व्यापार सुलभ हो जाएगा इस कॉरिडोर के माध्यम से। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, भारत, यूरोप के बीच जो है व्यापार सरल और सुलभ हो जाएगा। G20 की अध्यक्षता का प्रतीक गेविल ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को प्रदान किया गया। मतलब अगली अध्यक्षता जो है G20 समिट की अगली अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। और G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2023 से औपचारिक रूप से ब्राज़ील के पास आ गई है, ये भी याद रखिएगा। और जो ब्राज़ील में सम्मेलन होगा वो किस क्रम का होगा? तो 19वें क्रम का होगा। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में, जहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। 2024 में दोस्तों G20 समिट की अगली मेज़बानी जो है वो ब्राज़ील करेगा। 19वें क्रम की मेज़बानी होगी, 18वें क्रम की भारत ने की। अफ्रीकी संघ के सदस्य बनने के पश्चात G20 में सदस्यों की संख्या 21 हो गई है। अब इसमें कौन कौन है? एक ही बड़ा है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील और कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, अमेरिका इसमें शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल हैं। तो कुल 21 मेंबर इसके हो गए हैं। कैसे याद रखना है? जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देश हैं जो स्थायी सदस्य हैं, वो सब के सब हैं इसमें। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ये 5 हो गए। इसके साथ ही कनाडा और अमेरिका और मैक्सिको आप सभी जानते हैं, ये तीनों भैया हैं, एक ही कॉन्टिनेंट के हैं।
जापान और जर्मनी ये दोनों भौगोलिक रूप से भैया भैया नहीं है, लेकिन नाम में समान लगते हैं। जर्मनी में भी जा है और जापान में भी जा है, तो इस तरह से याद रखिएगा। जॉर्जिया मेलानी को खूब जानते हैं, इटली होना स्वाभाविक है। फिर सऊदी अरब है इसमें, इंडोनेशिया, इंडिया में भी इंड आता है और इंडोनेशिया में भी इंड आता है, तो ये दोनों हैं। उत्तर कोरिया आप सभी जानते हैं कि अपना अलग ही राप अलापता रहता है, तो वो इसमें शामिल नहीं है, बल्कि दक्षिण कोरिया इसमें शामिल है। भारत है, जर्मनी भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। क्या नहीं है इसमें, कौन सदस्य के रूप में शामिल नहीं है? तो बांग्लादेश शामिल नहीं है, पाकिस्तान शामिल नहीं है और यूएई शामिल नहीं है, याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? तो पाकिस्तान भारत के एक तरफ और दूसरी तरफ बांग्लादेश, ये दोनों शामिल नहीं है, बीच में है भारत, भारत शामिल है। लेकिन जब भारत शामिल है और आप सभी जानते हैं कि यूएई के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, तो यूएई भी भविष्य में इसमें शामिल होने वाला एक मेंबर बन सकता है। मतलब इसकी जो सदस्य बनने की दावेदारी है उसको भारत मजबूत कर रहा है। IMEC की बात करें तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये रेल लाइनों, सड़क और बंदरगाहों का नेटवर्क होगा जो आयात निर्यात को सुनिश्चित करेगा। ये सब आपको पहले ही बता चुका हूँ। भारत व अमेरिका के अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, जर्मनी सहित यूरोपीय संघ भी इस परियोजना में शामिल होंगे। किसमें? इसी कॉरिडोर परियोजना में, जिसे BRI का प्रत्युत्तर माना जा रहा है। बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना की है, 2013 में यह संकल्पित की गई थी। 2013 में महिला आरक्षण से संबंधित एक अधिनियम बना है, उसका नाम याद रखिएगा, कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। थोड़ा बहुत हेर फेर करके, अदल बदल करके आपको एग्जामिनर भ्रमित कर सकता है। तो इस अधिनियम में क्या हुआ है, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, सभी विधानसभाओं में, याद रखिएगा विधान परिषद इसमें शामिल नहीं है। इसके साथ ही दिल्ली की विधानसभा भी शामिल है। तो राज्य की, तो देश की लोकसभा, राज्यसभा शामिल नहीं है, राज्यसभा शामिल नहीं है, विधान परिषद शामिल नहीं है और पुदुचेरी की विधानसभा इसमें शामिल नहीं है, दिल्ली विधानसभा शामिल है। तो इन 3 सदनों में जो है महिलाओं के लिए 33% सीटें जो है वो आरक्षित कर दी जाएंगी इस अधिनियम के द्वारा, याद रखिएगा। यह अधिनियम किस क्रम का विधेयक था? संशोधन विधेयक था। आप सभी को पता है कोई भी अधिनियम पहले विधेयक होता है, जब वो पारित हो जाता है तो अधिनियम बन जाता है। तो ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, जो कि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, याद रखिएगा। इस आरक्षण के नई जनगणना और परिसीमन के बाद प्रभावी होने की बात कही गई है। एक बात और याद रखिएगा, SC, ST और OBC वर्गों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 330 के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 131 सीटें पहले से ही आरक्षित कर दी गई हैं। तो इन वर्गों की जो महिलाएं हैं उन्हें इन्हीं सीटों में से 33% सीटें जो हैं वो आरक्षित कर दी जाएंगी, ये भी याद रखिएगा। 131 सीटों में SC कितने हैं दोस्तों? 84 और ST कितनी है? 47। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 84 और ST के लिए 47। द्रौपदी मुर्मू ने इसको अपनी सहमति कब दी या फिर अनुमोदन कब प्रदान किया? तो 29 सितंबर को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए सर्वप्रथम जो विधेयक लाया गया था वो HD देवगौड़ा के नेतृत्व में लाया गया था। यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने 81वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था, लेकिन बाद में ये पारित नहीं हो सका। तो ये वर्ष याद रखिएगा, 1996 में पहला विधेयक लाया गया था। किस क्रम का संविधान संशोधन विधेयक था? तो 81वें क्रम का था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद कई बार लाया गया, कई बार विफल हुआ और अंततः जो है ये 128वां वाला जो है पारित हो गया। अधिनियम के लागू होने की स्थिति में लोकसभा की 543 सीटों में 181 और विधानसभाओं की 4123 सीटों में 1374 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। तो आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं, एक तो 181 सीटें लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में 1374 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, याद रखिएगा। राज्यसभा तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी विधानसभा के लिए यह आरक्षण लागू नहीं होगा और इसके साथ ही जो राज्यों की विधान परिषदें हैं उन पर भी यह आरक्षण लागू नहीं होगा।
33% आरक्षण का यह प्रावधान 15 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा, जो कि परिसीमन के बाद और नई जनगणना के बाद लागू किया जाएगा, और इसके बाद इसकी समीक्षा होगी और यदि आवश्यक पड़ा तब इसको विस्तार दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। और आप सभी जानते हैं एक बार आरक्षण लागू होने के बाद फिर उसको लगातार विस्तार ही दिया जाता है। अब यहाँ पर एक फैक्ट आपको ये याद रखना है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर उसकी विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रवांडा। रवांडा। और रवांडा की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? रवांडा की राजधानी क्या है भाई? देखिए उतर गई। रवांडा की राजधानी किगाली तो नहीं है, किगाली ही है। रवांडा की राजधानी है किगाली, याद रखिएगा। और युगांडा की राजधानी क्या है? कंफ्यूज मत होइएगा, युगांडा की है कंपाला। दोनों अफ्रीकी देश हैं। तो रवांडा में दोस्तों महिलाओं का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन जो कि बन सकता है, हाथियों की मौत को रोकने के लिए किस राज्य ने AI आधारित गजराज प्रणाली जो रेलवे ट्रैक हैं उन पे लगाने की बात कही है? तो यह प्रणाली जो है असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में लगाई जाएगी। तो इन राज्यों को याद रखिएगा। जो हाथी आते हैं रेलवे ट्रैक पे और दुर्घटना को प्राप्त हो जाते हैं, कभी कभी मौत भी हो जाती है, तो लगभग 700 किलोमीटर की लंबी ट्रैक पर यह प्रणाली लगाई जाएगी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर काम करेगी। इस प्रणाली को विकसित करने का श्रेय जो है वो अंशुल गुप्ता को दिया जाता है। भारत में सबसे सुरक्षित शीर्ष 10 शहर NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो 2022 के लिए रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि जो संज्ञेय अपराध हैं, जो गंभीर अपराध हैं, उनकी बात करी जाए तो कोलकाता में सबसे कम है। इसीलिए कोलकाता को शीर्ष 10 शहरों में सबसे सुरक्षित शहर होने का दर्जा प्राप्त हुआ है, पहले स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में जो साइबर अपराध हैं उनमें 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। NCRB की बात करें दोस्तों तो गृह मंत्रालय के अधीन यह कार्यरत है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर अगला, जयपुर के वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर अंबेडकर की मोम की मूर्ति स्थापित की गई। वैक्स म्यूजियम आप सभी जानते हैं मोम का म्यूजियम है, जहां मोम के पुतले लगाए गए हैं या फिर मूर्तियां लगाई गई हैं। BR अंबेडकर को दी गई एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि के रूप में जयपुर में वैक्स संग्रहालय में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। कब? 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को दोस्तों महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन अंबेडकर जी का निधन हुआ था, याद रखिएगा। बाघ गणना रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई 2023 को विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जिम कॉर्बेट रिजर्व कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकरण NTCA की गणना रिपोर्ट जारी की। इसी जिम कॉर्बेट रिजर्व का नाम जो है वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। इन्होंने पुराना नाम इस्तेमाल कर लिया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि रामगंगा नदी यहीं से निकलती है। इससे पहले 9 अप्रैल 2023 को मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंतरिम बाघ गणना की रिपोर्ट जारी की थी। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि किस दिन प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए, तो 9 अप्रैल 2023 को। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की? तो 1973 में हुई थी। कहाँ से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो कि उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। और इस नई रिपोर्ट में जो कि 9 अप्रैल को जारी की गई थी तो 2967 बाघ थे, लेकिन जो अभी रिपोर्ट जारी की गई जुलाई में, उसमें कहा गया है कि इनमें 6.1% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई। और इसी वृद्धि के साथ भारत में दुनिया के जितने भी बाघ हैं उनकी 75% आबादी पाई जाती है, याद रखिएगा। देश में बाघों की संख्या पिछले 16 साल में 260% बढ़कर कितनी हो गई? 3682। तो यदि पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या, जिसको बिग कैट भी कहा जाता है, जिसके संरक्षण के लिए बिग कैट अलायंस की घोषणा सरकार ने की है, 3682 बाघ भारत में हैं, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा बाघ किस प्रदेश में है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में। कितने? 785।
2018 का भी आंकड़ा याद रखिएगा, कितनी वृद्धि हुई है निकाल लीजिएगा। कर्नाटक दूसरे स्थान पे है, उत्तराखंड तीसरे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश में पहले कितने थे? 173 थे, अब कितने हो गए? 205। बिहार वाले याद कर लें, पहले 31 थे और अब कितने बाघ हो गए हैं? तो 54। रिपोर्ट के अनुसार देश के 53 टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ उत्तराखंड के कॉर्बेट रिजर्व में हैं। बात करें रिजर्व की तो सर्वाधिक बाघ जो हैं वो कॉर्बेट रिजर्व में है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो बाघ 205 हो गए हैं ये सभी शिवालिक गंगा क्षेत्र में आते हैं, ये भी याद रखिएगा। रिपोर्ट के अनुसार 18 टाइगर रिजर्व हैं, उनमें से 18 जो टाइगर रिजर्व हैं उनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। तो ये यदि आप ऐसे याद ना रख पाएँ कि ऐसे कौन से टाइगर रिजर्व हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से कम है, तो कम से कम ऐसे याद जरूर कर लीजिए कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। तो रानीपुर जो कि नया बना है, यूपी का चौथा है, आप सभी खूब जान रहे होंगे। रानीपुर यूपी का चौथा है, इसमें भी जो टाइगर हैं, जो बाघ हैं, उनकी संख्या 10 से कम है, इसे विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा अचानकमार, इंद्रावती और उदंती टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में है। पाल मऊ टाइगर रिजर्व झारखंड में है। बोर और सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में है। मुकुंदरा और रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। कबल तेलंगाना में है। मुंडई थुरई तमिलनाडु में है। नामेरी असम में है। दफा मिजोरम में है और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। कन्फ्यूज मत होइएगा, दफा और नामदफा। पक्के कमलांग नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों पक्के जो टाइगर रिजर्व है, आपको वन स्थिति रिपोर्ट में मैंने बताया था कि पक्के जो टाइगर रिजर्व है बनावरण में वृद्धि के मामले में पहले स्थान पे है, याद रखिएगा। शिवालिक पर्वत और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बाघों की आबादी में 16 साल में 275% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि देश में सर्वाधिक है। तो पूछ लिया जाए कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो शिवालिक पर्वत और गंगा के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक बाघों की वृद्धि हुई है। किस राज्य में दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। आगे बढ़ते हैं। PSLV C-56 ये एक रॉकेट लॉन्चर है, मतलब रॉकेट है। 7 सिंगापुर के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। कितने उपग्रहों का? 7। तो सिंगापुर में भी सा है और 7 में भी सा है, तो सातों को एक साथ रटिएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-56 का इस्तेमाल करके इसरो ने सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। बस इतना ही याद रखिएगा, रॉकेट का नाम और देश का नाम। अंतरिक्ष में भारत का अनूठा प्रयोग। इसी लॉन्चिंग में भारत ने एक विशेष प्रयोग किया। वो क्या था? जो प्रक्षेपण हुआ उसकी सफलता के बाद रॉकेट के बचे हुए हिस्से को वापस पृथ्वी की ओर, आप सभी जानते हैं जब पेलोड अलग हो जाता है तो जो रॉकेट का शेष हिस्सा होता है वो अक्सर अंतरिक्ष में ही रह जाता है, लेकिन इसरो ने क्या किया? इसको वापस बुला लिया, वापस पृथ्वी की ओर 300 किलोमीटर ऊंची कक्षा में वापस बुला लिया और कहा कि अगले 2 महीने में पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करके यह स्वतः नष्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा? अंतरिक्ष में जो मलबा है वो नहीं बढ़ेगा। इसका मलबा जो है वो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने की प्रक्रिया के दौरान नष्ट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं घर्षण बल के चलते ये नष्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा? जो भविष्य में दोस्तों अंतरिक्ष कचरे की बात कही जा रही है, जो कि चिंता का विषय है, जो उपग्रह अपना काम करना छोड़ देते हैं वो अंतरिक्ष में ही रह जाते हैं, जो कि आगे जो भेजे जाने वाले उपग्रह हैं उनकी राह में बाधक बनते हैं और एक तरह से अंतरिक्ष में भी, मतलब हम जो लोग हैं वो धरती पे तो कचरा कर ही रहे हैं, अंतरिक्ष में भी कचरा कर रहे हैं। तो इस अवधारणा को मजबूत कर रहा था, तो ये अच्छा कदम है, याद रखिएगा। तो पर्यावरण संरक्षण पर अगर निबंध लिखें तो इसरो की इस पहल को आप उसमें जरूर मेंशन कर दें। बेंगलुरु बर्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर। बर्ड सिटीज कल्चर फोरम पहला भारतीय शहर बना है बर्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला। इसका काम क्या है? शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है बर्ड सिटीज कल्चर फोरम, जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का आकलन करता है कि किसी शहर की संस्कृति जो है किस तरह से उसके भविष्य की समृद्धि को आगे बढ़ाती है, इस चीज़ का आकलन करता है। तो ऐसा शहर जो है केवल और केवल एक पाया गया भारत में, वो है बेंगलुरु, याद रखिएगा। बर्ड सिटीज कल्चर फोरम की बात करें 2012 में स्थापना हुई थी। कहाँ? लंदन में। किसने की थी? तो जस्टिन सिमंस ने। अमेजन इंडिया का श्रीनगर में पहला फ्लोरिंग नहीं दोस्तों, फ्लोटिंग स्टोर
अमेजन इंडिया का दोस्तों एक कार्यक्रम है आई हैव ए स्पेस कार्यक्रम है, जिसके तहत वो अपने स्टोर जो है जहाँ पर नहीं होते वहाँ पर स्थापित करता है, ताकि जो सामान की डिलीवरी है वो आसानी से कराई जा सके। तो आई हैव ए स्पेस कार्यक्रम के रूप में उसने श्रीनगर कश्मीर में डल झील, याद रखिएगा, अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया। इससे पहले और तमाम स्टोर स्थापित कर चुकी थी, लेकिन ये फ्लोटिंग स्टोर है जो कि पहला है, याद रखिएगा। आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम जो है दोस्तों 2015 में शुरू किया गया था। भारत जो है दोस्तों ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल होने वाला देश बना है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस, जैसा कि नाम से जाहिर है, वैश्विक स्तर पर जो भी क्राइसिस आएगा, संकट आएगा, तो उसमें भारत जो है आगे बढ़ के रिस्पांस करेगा इस ग्रुप में शामिल होने के बाद। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बार बढ़ चढ़ के रिस्पांस किया है। आपने कोविड के समय भी देखा होगा, बड़ी मात्रा में वैक्सीन और ये जो किट हैं, ये सब चीज़ें जो है भारत ने निर्यात की। निर्यात करने के साथ साथ भारत ने मुफ्त में भी उपलब्ध कराई, क्योंकि हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मजबूत करता है। तो ये सब उदाहरण जो है दोस्तों निबंध में आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्लोबल क्राइसिस ग्रुप में शामिल हो गया है। भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व और समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, मजबूत भारत। इस ग्रुप में शामिल होने के लिए जो महासचिव हैं यूएनओ के, एंटोनियो गुटेरेस, उनकी ओर से भारत को न्योता मिला था। चैंपियंस ग्रुप में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? तो बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल। बारबाडोस दोस्तों कैरेबियन देश है जिसकी राजधानी है ब्रिज टाउन। बांग्लादेश की आप सभी जानते हैं ढाका, डेनमार्क की कोपेनहेगन, जर्मनी की बर्लिन और इंडोनेशिया की जकार्ता, जहाँ पर आसियान का हेडक्वार्टर भी है। और सेनेगल की जो चीज़ निगल जाती है और निगलने के बाद क्या आता है? डकार। तो सेनेगल की जो राजधानी है वो डकार है, याद रखिएगा। ये दक्षिण अमेरिका का देश है, सेनेगल नहीं, दक्षिण अमेरिका का नहीं दोस्तों, ये प्रशांत महासागर का एक देश है, याद रखिएगा। फिर तो ये जो हैं इस ग्रुप में शामिल हैं। बात करें ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की स्थापना खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, वित्त जैसे जो संकट हैं इनसे निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। शिक्षा पर राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जारी किया गया। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें जो शिक्षा के मामले में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी रैंकिंग जारी की गई राज्यों की। तो एक रिपोर्ट जारी की शिक्षा मंत्रालय ने और उसमें कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया और इन श्रेणियों में 5 मतलब 10 ग्रेड कहें जिनको, इनमें से 5 ग्रेड पर कोई भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश काबिज नहीं हो सका। स्कूली शिक्षा के मामले में चंडीगढ़ और पंजाब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6ठे नंबर पर काबिज हुए हैं, याद रखिएगा। 6ठे ग्रेड पर पंजाब और चंडीगढ़ काबिज हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम जो कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, इनको सबसे निचले ग्रेड पर रखा गया है, मतलब 10वें ग्रेड पर। बात करें यूपी की तो ओवरऑल रैंकिंग में 8वीं श्रेणी में 8वें ग्रेड पर, और 8वें ग्रेड में 2 श्रेणियां बनाई गई, 1 और 2। तो यूपी को दोस्तों दूसरी वाली श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है, यूपी और बिहार। तो याद रखिएगा, यदि पूछ लिया जाए किस ग्रेड में यूपी और बिहार को स्थान प्राप्त हुआ है तो 8वें ग्रेड में। तो चंडीगढ़ और पंजाब को याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार को भी याद रखिएगा। किसने जारी की? तो शिक्षा मंत्रालय ने यह रैंकिंग जारी की। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत की यात्रा की जुलाई 2023 में, और किस उपलक्ष्य में? 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। किसके? जो कि राजनयिक संबंध है भारत और श्रीलंका के, उस उपलक्ष्य में। इन समझौतों में नवीकरणीय ऊर्जा पर समझौता हुआ है, कई और क्षेत्रों में भी समझौते हुए। यूपीआई के जरिए दोनों देशों के बीच लेन देन के लिए भी श्रीलंका के साथ समझौता हुआ है, याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका ने इस दौरान प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रोस्पेरिटी शीर्षक से एक विजन दस्तावेज अपनाया। तो इस विजन दस्तावेज को याद रखिएगा, कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है कि प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रोस्पेरिटी नामक शीर्षक से विजन दस्तावेज किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ है? तो श्रीलंका और भारत के बीच। उद्देश्य वही है, समुद्र हो गया, वायु हो गया, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में लोगों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना।
और इसी दिशा में उठाया गया कदम ये है कि नागपट्टिनम भारत का और श्रीलंका का कांके सुथराई जो स्थान है, इनके बीच यात्री नौका सेवाओं को फिर से शुरू किया गया। और इसके साथ ही रामेश्वरम और तलाई मन्नार के बीच भी यात्री नौकाओं को फिर से शुरू करने की बात कही गई। ऊर्जा और बिजली कनेक्टिविटी की बात करें तो श्रीलंका के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 70% बिजली प्राप्त करने के लिए भारत श्रीलंका को मदद करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा से 70% बिजली जो श्रीलंका प्राप्त करेगा 2030 तक, तो उसमें भारत मदद करेगा, याद रखिएगा। श्रीलंका से पहले भारत की यूपीआई सेवा को किन देशों में लॉन्च किया गया है? तो सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, भूटान और फ्रांस। मतलब यहाँ का नागरिक वहाँ जाकर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकेगा और वहाँ का नागरिक भारत के नागरिक को कर सकेगा। तो ये वही सेवा है। विश्व के शीर्ष कंप्यूटर 5 सुपर कंप्यूटर दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हैं उनकी रैंकिंग जारी की गई। इन्होंने यहाँ पर शीर्षक वीर्षक नहीं दिया, सीधे कंटेंट घुसा दिया है। तो शीर्ष सुपर कंप्यूटर कौन है? तो फ्रंटियर किस देश का है? अमेरिका का। दूसरे स्थान पर फुगाकू जो कि जापान का है। अच्छा, ये रैंकिंग जारी कहाँ की गई? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सुपर कंप्यूटरों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस, कहाँ? जर्मनी में। वहीं पर यह रैंकिंग जारी की गई, जिसमें पहले स्थान पर फ्रंटियर रहा है जो कि अमेरिका का है, दूसरा फुगाकू रहा है जो कि जापान का है। भारत का कौन सा है? तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर है वो एरावत है, जिसने इस रैंकिंग में 75वां स्थान प्राप्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एरावत सुपर कंप्यूटर, ये फैक्ट इन्होंने नहीं दिया था। अब बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की। 23वां शिखर सम्मेलन दोस्तों भारत की मेजबानी में आयोजित हुआ जुलाई 2023 में। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। अध्यक्षता इसकी प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। अब प्रश्न बनता है कि सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो आपको एक ट्रिक बताया था, स्कोर सी 5T। 5T का मतलब 5 तान है। 5 तानों में से 2 को 5 तान इसमें जोड़ दीजिएगा। टोटल तान तो 7 हैं, उन 7 में से 2 को हटा दीजिएगा। एक हो गया है अफगानिस्तान और एक हो गया है तुर्कमेनिस्तान। अफगान और तुर्क को बाहर कर दीजिएगा, बाकी जो तान बचेंगे 5 वो इसका हिस्सा हैं। स्कोर सी का मतलब एससीओ का मतलब एससीओ है। एससीओ का मतलब एससीओ हो गया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आर का मतलब रूस हो गया है। सी का मतलब चीन हो गया है। आई का मतलब इंडिया हो गया है। और जो दूसरी आई है इसका मतलब अब ईरान हो गया है, क्योंकि ईरान जो है इसमें शामिल होने वाला 9वां देश बन गया है, याद रखिएगा। अभी तक कुल देशों की संख्या 8 थी, अब 9 देश हो गए हैं। बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो चाइना के बीजिंग जो कि उसकी राजधानी भी है, वहाँ पर एससीओ का हेडक्वार्टर है। अब 5T की बात की गई तो आपको पहले बता चुका हूँ कौन शामिल। 7T हैं दोस्तों, 7 में से 2 को निकाल दीजिएगा। कौन सा? अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। बाकी जो बच्चे कौन कौन से? पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। देखिए 5 हो गए, तो यही 5 तान जो हैं इसका हिस्सा हैं। तो इसका ट्रिक यही है, स्कोर सी 5T, चाहे स्कोर सी 7T कर लीजिएगा और 2 T बाहर कर दीजिएगा। टी का मतलब है तान। तो कुल 7 ऐसे देश हैं जिनके अंत में तान लगा है। और इसी कॉन्फ्रेंस में दोस्तों वर्ष 2024 को एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर सहमति बनी है। इसी के साथ ही 2024 को दोस्तों, जैसे यहाँ पर तो घोषणा नहीं की गई, लेकिन 2024 को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स ऊँट के बच्चों का वर्ष घोषित किया गया है। कैमलिड्स वर्ष घोषित किया गया है, याद रखिएगा, यूएनओ के द्वारा। 2023 को आप सभी जानते हैं मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके स्थायी सदस्य बने थे, याद रखिएगा। किस सम्मेलन में? तो अस्तना किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की। अस्तना में जो शिखर सम्मेलन हुआ था वहाँ पर पाकिस्तान और भारत दोनों को इसका स्थायी सदस्य बनाया गया था। 2024 में दोस्तों 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्तना में आयोजित होगा। सम्मेलन में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया ये पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुए थे और यहीं पर ईरान को 90 सदस्य देश के रूप में मान्यता दे दी गई। और इसी के साथ बेलारूस को एससीओ सदस्यता के लिए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर करने की भी पहल की गई। मतलब अगला सदस्य जो है वो बेलारूस बनेगा।
जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट है। चैटबॉट मतलब चटपट उत्तर देने वाला। टेलीमेडिसिन आप सभी जानते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कंसल्टिंग करना। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में भारत का पहला टेलीमानस नाम का टेलीमेडिसिन चैटबॉट लॉन्च किया। तो जो मानसिक रोग से पीड़ित लोग हैं वो इस चैटबॉट का इस्तेमाल करके अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। बस यही है, बाकी सब ये जो इन्होंने कथा इसमें रेली है इसको छोड़ दीजिएगा। तो टेलीमानस चैटबॉट क्या है? मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने वाला चैटबॉट है। नेशनल सिकिल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन मोदी जी ने किस दिन किया? डेट भी याद रखनी है, 1 जुलाई 2023 को। कहाँ से किया? मध्य प्रदेश वाले विशेष रूप से याद रखें और सभी लोग इसको याद रखें। तो मध्य प्रदेश के शहडोल में इस मिशन का उद्घाटन किया। एनीमिया उन्मूलन मिशन है। 2023-24 के बजट में आपको बताया है, जिसमें कहा गया है कि भारत को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2047 तक। और 2047 तक ही भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। और हाल ही में निर्मला सीतारमण ने 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन, याद रखिएगा, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की बात कही है। तो नेशनल सिकिल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन जो है मोदी जी ने शहडोल में किया 1 जुलाई को। उद्देश्य वही है। सिकिल सेल एनीमिया आप सभी जानते हैं, एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, खून की कमी हो जाती है। दोस्तों, भारत में लगभग 50% जो महिलाएं हैं वो एनीमिक हैं, बहुत बड़ी समस्या है। तो इसी के विषय में जागरूक करने के लिए लोगों को और उपचार जो है आसानी से उपलब्ध कराने के लिए इस मिशन की शुरुआत मोदी जी ने शहडोल से कर दी है। 2047 तक देश से सिकिल सेल एनीमिया को समाप्त करना इसका लक्ष्य है। युद्धपोत कृपाण जो है दोस्तों, भारतीय नौसेना का युद्धपोत था, यहाँ से सेवा मुक्त हो गया और अब जो है हथियारों से लैस, मतलब ज्यों का त्यों जो है हमने वियतनाम को सौंप दिया, जिसकी नेवी का नाम है वियतनाम पीपुल्स नेवी। जहाज को वियतनाम, ये सब छोड़िएगा, यह पहला अवसर है जब भारत ने किसी मित्र देश को पूर्ण परिचालित, मतलब एकदम यहाँ से ले जाओ, चटमगनी पट ब्याह, यहाँ से ले जाओ और बस चालू कर दो, करने लगेगा काम, कुछ भी आपको उसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा ज्यों का त्यों दे दिया। तो ऐसा पहली बार किया गया है। ये जो है भारत की एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में कदम उठाया गया है। एक्ट ईस्ट नीति या लुक ईस्ट नीति दोस्तों वह नीति है जिसमें जो भारत के पूर्व में जो देश हैं उनके साथ बेहतर संबंध बनाने की बात कही जाती है। तो ये उसी नीति का एक हिस्सा है, याद रखिएगा। ईपीआर क्रेडिट की बात करें तो ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर बना है। और हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण लॉन्च किया गया और इसमें सबसे स्वच्छ शहर 7वीं बार मध्य प्रदेश का इंदौर बना है, याद रखिएगा। ये सब जनवरी के बाद की घटनाएं हैं। आपको जनवरी का अचूक मार्ग सामग्री जो है संभवतः 2 वीडियो में ही उपलब्ध करा दूंगा, और अभी तो नहीं दूंगा क्योंकि आप सभी लोग जो हैं आरओ पर लगे हुए हैं। तो बढ़िया से पढ़िए, रपटा के पढ़िए। ईपीआर एक पर्यावरणीय नीति दृष्टिकोण है जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अभी बताता हूँ क्या है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है? कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसका जो भी कचरा है, पन्नी वन्नी है, उसको निपटाने की जिम्मेदारी भी उसी कंपनी की होगी। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी कही गई है इस ईपीआर में। क्रेडिट का मतलब उसकी जिम्मेदारी है। तो ठीक कार्बन क्रेडिट की तरह ये अवधारणा है। जो ईपीआर को अपनाएगा, जो भी कंपनी ईपीआर को अपनाएगी तो उसको क्रेडिट मिलेगा। उस क्रेडिट को वह उस कंपनी को बेचकर पैसा कमा सकेगा जो ईपीआर को नहीं अपनाया है। तो इससे क्या होगा दोस्तों? इंदौर को फ़ायदा मिलेगा, वहाँ पर कूड़ा कचरा और ये सब जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, टारगेट विद पार्थ, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे और संबंधित पीडीएफ मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जैसे भी सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में उनको टिप दीजिए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और बाहरी वृत्तियों पर आपातकाल लगा के अपने काम में, मतलब अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।